दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनिए, कल पापा जी का रिटायरमेंट का दिन है। फिर पापा जी पूरे दिन घर में ही रहेंगे क्या? बड़ी बहू अंजू अपने पति करण से बोली। करण बोला, हाँ, घर में ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे। मतलब अब उनकी पूरे दिन सेवा करनी पड़ेगी। आप तो उस दिन कह रहे थे बस थोड़े दिन और, फिर मुझे पापा जी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। मगर अब तो पापा जी पूरा दिन सर पर बैठकर तांडव करेंगे। कभी ये दे दो तो कभी वो दे दो। क्या पूरे दिन मैं यही सब काम करती रहूंगी? झुंझलाकर बोली अंजू। करण बोला, एक बार पापा के रिटायरमेंट के पैसे आ जाने दो अंजू। तुम्हें तो याद ही होगा, पापा कह रहे थे रिटायर होने के बाद सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूंगा और जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा वो भी तुम दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दूंगा। हम दोनों भाई भी अलग अलग हो जाएंगे। फिर हम पापा जी को हमेशा के लिए छोटे के पास भेज देंगे। बस एक बार प्रॉपर्टी का हिस्सा आ जाने दो, तब तक सेवा कर लो पापा की। वैसे भी मैंने तो पहले ही सोच लिया है कि उम्र भर मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखने वाला, इसलिए तुम क्यों चिंता करती हो? अंजू बोली कि हाँ, मैं भी उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब पापा जी की प्रॉपर्टी हमारे हाथों में आए। दूसरी तरफ छोटी बहू नेहा अपने पति अमन से बोली, कल से पापा जी पूरे दिन घर में रहेंगे। मतलब हमारी आज़ादी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ऊपर से उन्हें समय समय पर चाय नाश्ता खाना दो, वो अलग। कम से कम वो जब ऑफिस जाते थे तो सुबह सुबह घर से निकल जाते थे और फिर सीधा रात को ही उनका चेहरा देखना पड़ता था। मगर अब पूरे दिन उनका चेहरा देखना पड़ेगा। अमन, कोई तो उपाय सोचो ताकि मुझे उनकी पूरे दिन सेवा न करनी पड़े। वैसे भी पूरे दिन पापा जी का चेहरा देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। अमन बोला, ये मत भूलो नेहा, करोगी सेवा तो ही मिलेगा मेवा। नेहा बोली, मैं कुछ समझी नहीं। अमन बोला, भूल गई तुम? पापा जी की रिटायरमेंट के पैसे आने वाले हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें उनके पूरे पैसे मिले? नेहा बोली, अरे हाँ अमन, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब तो पापा जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन कुलदीप जी का रिटायरमेंट था। ऑफिस वालों ने मिलकर कुलदीप जी के लिए पार्टी रखी और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसे दिए गए। दोनों बेटे भी अपने अपने ऑफिस से पापा जी की ऑफिस वाली पार्टी में गए थे। खूब सम्मान दिया गया कुलदीप जी को और वहाँ के मैनेजर कुलदीप जी के बेटों से बोले, तुम्हारे पापा ने ज़िंदगी भर खूब मेहनत की है, अब उन्हें खूब आराम देना। आज तुम लोग जो हो इनकी बदौलत ही हो। दोनों बेटों की नज़र तो पापा की रिटायरमेंट वाली पैसे पर थी। ऑफिस से निकलते ही बड़ा बेटा करण बोला, लाइए पापा, ये पैसे वाला बैग मुझे दे दीजिए, मैं संभालता हूँ। उतने में छोटा बेटा अमन बोला, पापा आप कहें तो मैं घर जाते जाते यह पैसे बैंक में जमा कराऊं? वैसे भी इतने पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। कुलदीप जी बोले, तुम दोनों पैसों की फिक्र मत करो, इन्हें मैं मेरे बैंक के खाते में जमा कर दूंगा। यह सुनकर एक पल के लिए दोनों बेटों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कुलदीप जी भी शायद मन ही मन जान चुके थे कि उन्हें अभी किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, इसलिए वे खुद ही अपने पैसे बैंक जाकर अपने खाते में जमा कराए। कुलदीप जी रिटायर तो हो गए, लेकिन अब भी सुबह जल्दी उठ जाते और अखबार लेकर बैठ जाते। शुरुआत के दिनों में तो बहुओं ने भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज़ सुबह टेबल पर उनका चाय नाश्ता और समय पर खाना भी पहुंचा देती थी। मगर एक महीने में ही दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, पहले तो बुड्ढा ऑफिस के लिए निकल जाता था, अब तो पूरे दिन इसकी सेवा करनी पड़ती है। ना जाने कब प्रॉपर्टी का बंटवारा करेगा, फिर हम हमेशा के लिए इसे गांव भेज देंगे। जब दोनों बहुओं ने देखा
कुलदीप जी तो प्रॉपर्टी के बंटवारे की या रिटायरमेंट के पैसे के बंटवारे की बात ही नहीं करते, तो बहुओं ने ससुर की सेवा में आनाकानी शुरू कर दी। रोज की तरह आज भी कुलदीप जी सुबह उठकर अखबार लेकर बैठ गए और बोले, नेहा बेटा ज़रा मेरा नाश्ता ले आओ, फिर मुझे दवाई भी लेनी है। नेहा बोली, पापा जी इनके ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अभी मैं इनके लिए टिफ़िन बना रही हूँ। आप अंजू भाभी से कह दीजिए आपका नाश्ता बनाने के लिए। इतना कहकर नेहा झटपट रसोई में वापस चली गई। कुलदीप जी ने अपनी बड़ी बहू अंजू को आवाज़ लगाई। थोड़ी देर तो अंजू आई ही नहीं, मगर कुलदीप जी के कई बार पुकारने पर वह आई और बोली, पापा जी क्या हुआ, आप इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? कुलदीप जी बोले, बेटा ज़रा मेरे लिए नाश्ता तो बना दो, मेरी दवाई का समय हो गया है। अंजू बोली, पापा जी मैं तो इनके साथ ही अभी बाइक पर निकल रही हूँ, ये ऑफिस जाते जाते मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ देंगे। आप एक काम करिए, नेहा से बोल दीजिए, आज तो सुबह का नाश्ता ही नहीं मिला कुलदीप जी को, उन्हें आज बिना नाश्ते के ही दवाई लेनी पड़ी। नेहा अपनी जेठानी अंजू से बोली, भाभी मुझसे तो इस बुढ़े की सेवा और नहीं होती, ना ही ये बुढ़ा हमें रिटायरमेंट के पैसे दे रहा है और ना ही प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। अंजू बोली, हाँ छोटी, हमें इस बुढ़े को इसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, इसका एक भी काम नहीं करेंगे, तब जाकर इस बुढ़े की अकल ठिकाने आएगी। दोनों बहुओं ने अब ठान लिया था कि अब जब भी कुलदीप जी कोई काम करने के लिए कहेंगे तो बड़ी बहू कहेगी छोटी को करने के लिए कह दो और छोटी कहेगी कि बड़ी को करने के लिए कह दो। इस तरह कुलदीप जी दोनों बहुओं के बीच में फंस कर रह जाएंगे और फिर अंत में अपना काम उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन कुलदीप जी को बहुत खांसी आ रही थी। उन्होंने बहुओं को आवाज़ लगाई कि कोई आकर उन्हें गर्म पानी दे जाए। दोनों एक साथ आकर बोली, पापा जी रसोई यहीं बगल में ही तो है, कहाँ समय लगता है पानी लेने में, अब से खुद का काम खुद ही कर लीजिएगा, बार बार हमें मत पुकारिएगा, हमें वैसे भी घर के अन्य बहुत काम हैं, रिटायर आप हुए हैं हम नहीं। कुलदीप जी को बहुओं का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे अपनी पत्नी शांता जी की तस्वीर देखकर रोने लगे और बोले, देख रही हो शांता, क्या हाल हो गया है मेरा, काश तुम मुझे छोड़कर यूं जल्दी ऊपर न जाती। कुलदीप जी अतीत के गलियारे में खो गए। कुलदीप जी और शांता जी के दोनों बेटे करण और अमन और एक बेटी आयशा थी। कुलदीप जी पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करते, तब जाकर घर चलता था। कुलदीप जी अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं की। कुलदीप जी की माँ की एक किडनी खराब हो गई थी। कुलदीप जी की माँ की एक किडनी खराब हो गई थी। उस समय भी कुलदीप जी ने पैसों की परवाह न करते हुए अपनी माँ का अच्छे से अच्छी जगह इलाज करवाया। उस वक्त लाखों का कर्जा हो गया था। इतना कोशिश करने के बावजूद भी अपनी माँ को नहीं बचा पाए थे। कुलदीप जी के पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटा तुमने और बहू ने हम दोनों बूढ़ों की बहुत सेवा की है, देख लेना एक दिन तुम्हारे बेटे और उनकी पत्नियां भी तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। मगर आज अपनी ही बहुओं का ऐसा व्यवहार देखकर कुलदीप जी को अपनी पत्नी शांता जी की बहुत याद आ रही थी। वे सोच रहे थे कि शायद कलयुग की संतान ऐसी ही होती होगी, तभी तो आज मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दोनों बेटों की शादी के बाद अक्सर शांता जी कुलदीप जी को कहा करती थी, बेटे बहुओं में बहुत बदलाव आ चुका है, वे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो लोग हमें रखेंगे, मगर इनके मन में लालच है। तब कुलदीप जी शांता जी की बातों को अक्सर टाल दिया करते थे और कहा करते थे, भाग्यवान, पता नहीं तुम औरतों को बेटों की शादी के बाद क्या तकलीफ हो जाती है, तुमको तुम्हारे घर में आई लक्ष्मी पर ही शक होने लगता है। मगर आज मुझे समझ आया कि शांता हमेशा सच कहती थी और मैं उसकी बातें नज़रअंदाज कर देता था।
शायद शांता जान चुकी थी कि बुढ़ापे में कोई उनकी सेवा नहीं करेगा, तभी तो जल्दी ऊपर चली गई। काश शांता, मैं भी तुम्हारे साथ ही ऊपर आ जाता, कहते हुए कुलदीप जी की आंखें फिर भर आईं। तभी उनकी मोबाइल की घंटी बज जाती है। सामने से बेटी आयशा बोली, पापा कैसे हैं आप? कुलदीप जी बेटी की आवाज़ सुनते ही खुश हो गए। वे बेटी को कोई चिंता नहीं देना चाहते थे, इसलिए बोले, ठीक हूँ बेटा। पापा आप आवाज़ से तो ठीक नहीं लग रहे हैं, आयशा ने कहा। कुलदीप जी बोले, नहीं बेटा, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी हो गई है। आयशा दूसरे शहर में रहती थी, जो लगभग 5 घंटे की दूरी पर था। वो बोली, पापा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, मगर बच्चों की परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं, इसलिए अभी तो नहीं आ पाऊंगी, मगर आप समय पर दवाई ले लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। कुलदीप जी बोले, हाँ बेटा, तू मेरी बिल्कुल फिक्र मत कर। और उन्हें जोरदार खांसी आ गई। उतने में ही बड़ी बहू अंजू बोली, मुँह पर हाथ रखकर खांसी पापा जी, घर में बच्चे भी हैं, कहीं आपकी वजह से हम में से किसी को खांसी हो गई तो आपका क्या है? आपको तो घर पर रहकर आराम ही करना है, मगर हम सबको तो पूरा दिन काम करना होता है। बच्चों को स्कूल, फिर पढ़ाई, और हमें रसोई और घर संभालना होता है। आइंदा से खांसते समय मुँह पर हाथ जरूर रखिएगा। छोटी बहू नेहा कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बोली, पापा जी मैं तो कहती हूँ आप अपने कमरे से ज़्यादा निकला ही मत कीजिए। कुलदीप जी तो बेचारे अपने लिए सिर्फ गर्म पानी लेने गए थे। वह भी बहुओं को ही कहा था कि वे ही दे दें, मगर उन्होंने ही कहा था कि खुद से ले लो, और अब इतना सुना रही थी वह अलग। अगले दिन रविवार था। बेटे बहुओं ने घूमने का प्लान बनाया। घर की वॉशिंग मशीन खराब थी, जिस वजह से कुलदीप जी के बहुत सारे कपड़े धोने के लिए जमा हो गए थे। कुलदीप जी जानते थे बहुएं तो उनके कपड़े धोकर नहीं देगी, इसलिए खुद ही बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गए। जब दोनों बेटों ने कुलदीप जी को कपड़े धोते देखा तो करण बोला, पापा आपको हम दोनों भाइयों को अलग कर प्रॉपर्टी और पैसे का बंटवारा कर देना चाहिए था। अब देखो, दोनों बहुओं में से कोई भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम सब कुछ हमें दे देते तो इसी बहाने हम लोग आपकी सेवा तो करते। छोटा बेटा अमन बोला, हाँ पापा, आपने तो कहा भी था कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर देंगे, मगर 2 महीने हो गए आपका रिटायरमेंट हुए और आपने हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिया। कुलदीप जी को बेटे बहुओं की मंशा समझ आ चुकी थी, तभी तो उन्होंने अब तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। वे चुपचाप अपने कपड़े धोते रहे। आखिर अब तो उन्हें सब कुछ समझ आ ही गया था कि बेटे बहुओं की नज़र तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी और पैसे पर है। अभी जब इनके हाथ प्रॉपर्टी नहीं लगी है तो मेरा यह हाल कर दिया है। कल को अगर इन लोगों को मैं अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा तो जाने मेरा क्या हाल होगा। यही सोचते सोचते वे बेचारे अपने कपड़े धोए जा रहे थे। उतने में उनकी बेटी आयशा अपने मैके आ पहुंची। दरवाज़ा खुला था तो वो सीधा अंदर चली आई। उसने जब कुलदीप जी को बाथरूम में कपड़े धोते देखा तो उसके होश उड़ गए। वह बोली, पापा, दो दो बहुओं के होते हुए आप क्यों कपड़े धो रहे हैं? आप बाहर आइए। कुलदीप जी खांसते हुए बाहर आए। आयशा बोली, भैया भाभी कहाँ हो सब? आयशा की आवाज़ सुन दोनों भाई भाभियाँ जो अपने अपने कमरे में घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे थे बाहर आ गए। नेहा बोली, अरे दीदी, आप यूँ अचानक कैसे? बताकर तो आती। आयशा बोली, भाभी, अगर बताकर आती तो आप लोगों की सच्चाई कैसे जान पाती? मेरे पापा को ऐसे कपड़े धोते कैसे देख पाती? भैया, मुझे शर्म आ रही है आज आप लोगों को अपना भाई कहते हुए। भाभियाँ तो पराई थी, मगर आप तो अपने थे। आप लोग पापा को ऐसे बाथरूम में कपड़े धोने दे रहे थे। छी छी, आज आप सब मेरी नज़रों में गिर गए। मेरा बस चले तो आप लोगों पर बुजुर्गों को सताने के खिलाफ केस फाइल कर दूं।
दोनों भाई और भाभियां नीचे नजरें झुकाए खड़े थे। उन्होंने अपने पिता को रिटायरमेंट के बाद सुख के बदले दुख ही दिया था, यह तो वे लोग जानते ही थे। पापा आप चलिए यहाँ से, आज से आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। यह तो अच्छा हुआ उस दिन आपसे फ़ोन पर बात करते वक्त मैंने फ़ोन काटा नहीं था और मुझे दोनों भाभियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई मेरे पापा को यहाँ कितना मान सम्मान मिल रहा है और देखने चली आई। लानत है ऐसे भाई भाभियों पर जो बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इतना कहकर आयशा कुलदीप जी को अपने घर ले आई। थोड़े दिनों बाद उनके बेटे बहू ये सोचकर डर रहे थे कि कहीं पापा सारी प्रॉपर्टी और पैसे बेटी को ना दे दें, और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर खाली करने के पेपर लेकर कोर्ट से एक आदमी जब उनके दरवाजे पर पहुंचा तो सभी का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे काटो तो खून नहीं। वे चारों अपने पिताजी से माफ़ी मांगने दौड़ चले, मगर कुलदीप जी बोले, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, मगर बेटी आयशा के साथ रहकर मुझे मेरे बाबूजी के एक बात याद आ गई। वे कहते थे तुमने मेरी बहुत सेवा की है कुलदीप, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। यह बात 16 आने सच है। आज मेरी बेटी ने यह साबित कर दिया। और हाँ, तुम लोग जिस प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ माफ़ी मांगने आए हो उसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने मेरा सब कुछ अपनी बेटी और उसके बच्चों के नाम कर दिया है। कल तक तुम लोगों को मेरा पुश्तैनी मकान खाली कर देना होगा, फिर आगे मेरी बेटी की मर्जी, वह चाहे इसका जो करे। मेरे कहने को ही 2 बेटे हैं, मुझे रखने का फ़र्ज मेरी बेटी निभा रही है। यह सुनकर वे चारों कुलदीप जी के पैरों में गिर पड़े, मगर कुलदीप जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और वे चारों अपने किए पर पछताते हुए अपना सब मुँह लेकर वापस चले गए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।